हेलो फ्रेंड्स, मैं शेखर और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। डियर फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था राष्ट्रपति का क्या इम्पोर्टेंस है, या राष्ट्रपति की नियुक्ति कैसे होती है, ये राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, ये पूरी प्रक्रिया हम लोगों ने समझा था। आज हम लोग देखेंगे राष्ट्रपति के अधिकार और कर्तव्य और उनकी शक्तियाँ। इसे पढ़ने से पहले इसके पहले वाले वीडियो को आप देख लेंगे तो ये चैप्टर काफ़ी अच्छा समझ में आएगा। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे रखा है, वहाँ पर जाकर के आप पहले वीडियो को देख लीजिएगा। उसके बाद फिर आपको ये समझ में आ जाएगा। आइए अब देखते हैं कि राष्ट्रपति के अधिकार और कर्तव्य क्या है। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा था कि संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति पर निहित होती है और वो केंद्र सरकार के ये प्रधानमंत्री के सलाह पर, चूँकि प्रधानमंत्री जो होते हैं वो वास्तविक कार्यपालिका होते हैं और जो राष्ट्रपति होते हैं वो नाम मात्र कार्यपालिका शक्ति उसमें निहित होती है। तो राष्ट्रपति जो कुछ भी काम करते हैं वे संसद के अनुमति से या प्रधानमंत्री से सलाह के आधार पर वो अपना कार्य करते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रपति के अधिकार और कर्तव्य क्या है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है कि राष्ट्रपति को नियुक्ति संबंधी अधिकार है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री के सलाह पर मंत्री परिषद की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री के सलाह पर मंत्री परिषद की नियुक्ति करता है। महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति करता है और केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली और पुडुचेरी को छोड़ करके प्रशासकों की नियुक्ति करता है। वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति करता है। इसके अलावा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा आयोग की नियुक्ति तथा अंतर्राज्यीय परिषद की नियुक्ति और राजदूतों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ये उनके नियुक्ति संबंधी अधिकार है। ठीक है, अब देखते हैं विधायी शक्तियां, उनके पास क्या कानूनी शक्तियां हैं। तो देखिए, संसद का सत्र राष्ट्रपति बुलाते हैं और स्थगित भी राष्ट्रपति करते हैं और उसको विघटित करने का भी अधिकार किनके पास है? राष्ट्रपति के पास है, अनुच्छेद 85 के तहत। ठीक है, संसद का सत्र बुलाने, स्थगित करने और विघटित करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। इसके अलावा संयुक्त सत्र, संसद का संयुक्त सत्र आर्टिकल 108 के तहत राष्ट्रपति बुलाते हैं। धन विधेयक, कुछ ऐसे विधेयक होते हैं जिसको सदन में पेश करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति जरूरी है, जैसे में धन विधेयक, और धन विधेयक को अनुच्छेद 110 में परिभाषित किया गया है। नए राज्यों का गठन, कोई नया राज्य बनाना हो और उसकी सीमा में अगर परिवर्तन करना हो, ठीक है, फिर संचित निधि से कोई खर्च करना हो, ठीक है, तो ये सब जो विधेयक हैं इसे पेश करने से पूर्व राष्ट्रपति की मंजूरी जरूरी है। राष्ट्रपति इसकी मंजूरी देंगे तब यह सदन में पेश किया जाएगा। फिर क्या है? तो राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 ऐसे व्यक्ति को नामित करते हैं जो साहित्य, कला और विज्ञान के क्षेत्र में प्रसिद्ध होते हैं, अनुच्छेद 80(3) के तहत। ठीक है, फिर देखिए, लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करते हैं, अनुच्छेद 331 के तहत। और देखिए, और क्या विधायी शक्तियां हैं? तो संसद के सत्रावसान की स्थिति में जब संसद न चल रहा होता है तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं, अनुच्छेद 123 के तहत। और जो अध्यादेश होता है वो बिल्कुल कानून की तरह काम करता है। ठीक है, लेकिन वह अध्यादेश को संसद का जब सत्र चल रहा होता है तब उसमें 6 सप्ताह के अंदर अध्यादेश, मान लीजिए संसद का सत्र नहीं चल रहा है तो उसमें तो राष्ट्रपति अध्यादेश लाकर कानून ला दिए, लेकिन जैसे ही संसद का सत्र चलना शुरू होगा तो सत्र चलने के 6 सप्ताह के अंदर उसे अनुमोदित करना होगा और राष्ट्रपति उस अध्यादेश को किसी भी समय वापस ले सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए, जब एक विधेयक पारित होकर के राष्ट्रपति के पास जाता है तो वो क्या करते हैं? या तो उस पर अपनी स्वीकृति देंगे, या अपने पास रोक कर रखेंगे, या फिर उसे पुनर्विचार के लिए सदन के पास भेज देंगे, अनुच्छेद 111 के तहत। अब किस परिस्थिति में, किस परिस्थिति में लौटाएंगे? देखिए, ये धन विधेयक के मामले में नहीं है। धन विधेयक के मामले में ऐसा नहीं है। धन विधेयक के मामले में लोकसभा को विशेष अधिकार प्राप्त है और राष्ट्रपति के जाने के बाद, चूंकि धन विधेयक को पहले ही राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही पेश किया था,
तो जैसे ही राष्ट्रपति ने पूर्व अनुमति दे दी, इसका मतलब हो गया कि राष्ट्रपति की उस पर सहमति है ही। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे और क्या विधायी शक्तियां राष्ट्रपति के पास। तो वह नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और संघ लोक सेवा के जो रिपोर्ट होता है उसको सदन के पटल पर रखता है, सदन के सामने रखता है। अब देखेंगे हम लोग न्यायिक शक्तियां। राष्ट्रपति को कुछ न्यायिक शक्तियां भी प्राप्त है, जैसे में राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की भी नियुक्ति करते हैं। ठीक है, और किसी विधि पर अगर राष्ट्रपति को समझ में ना आए कोई कानून, तो उस पर अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगते हैं, लेकिन उस सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति चाहेंगे तो उसको मान भी सकते हैं और नहीं चाहेंगे तो उसको नहीं मान सकते। अनुच्छेद कितना, तो अनुच्छेद 143। ठीक है, फिर देखिए अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 के तहत अपराध के दोष सिद्ध व्यक्तियों, जिसे फांसी सजा हो गई है या कुछ कैपिटल पनिशमेंट हो गया है, तो उसमें राष्ट्रपति या तो उसे लागू रख सकते हैं, उसे कम कर सकते हैं या उसे माफ कर सकते हैं। ये राष्ट्रपति के पास न्यायिक शक्तियां हैं अनुच्छेद 72 के तहत। इसके अलावा राष्ट्रपति को कूटनीतिक शक्तियां भी प्राप्त है, क्योंकि देखिए जो भी अंतर्राष्ट्रीय संधियां और समझौते होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम से होते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी देश का नेतृत्व राष्ट्रपति नेतृत्व करते हैं। ठीक है, और जो संधियां और समझौते होंगे तो क्या राष्ट्रपति स्वयं निर्णय लेगा? नहीं, उसके लिए संसद की अनुमति जरूरी है, और किसी दूसरे देश से कोई प्रतिनिधि आते हैं तो उसका स्वागत राष्ट्रपति देश के प्रथम नागरिक के होने के नाते करते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति को सैन्य शक्तियां भी प्राप्त हैं। राष्ट्रपति थल सेना, जल सेना और वायु सेना तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है, सर्वोच्च कमांडर भी होता है, ऐसे दूसरे शब्दों में कहें तो। साथ ही राष्ट्रपति युद्ध की घोषणा कर सकते हैं और युद्ध की समाप्ति की भी घोषणा कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी संसद की अनुमति जरूरी है। युद्ध की घोषणा और समाप्ति के लिए भी संसद की अनुमति जरूरी है। अब देखिए कि राष्ट्रपति को 3 आपात शक्तियां हैं, या संविधान में 3 आपात शक्तियों का वर्णन है। ठीक है, वो आपात शक्तियां हैं राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। 352, 356, 360 तीन एकदम याद कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। 352, 356, 360। 352 राष्ट्रीय आपात, 356 राष्ट्रपति शासन और 360 वित्तीय आपात। अब देखिए ये राष्ट्रीय आपात है क्या? तो केंद्र को सामान्य परिस्थितियों से निपटने के लिए, केंद्र को सामान्य परिस्थितियों, असामान्य परिस्थिति होगा, कोई विकट समस्या आएगी देश में, तो उस स्थिति में उस समस्या से निपटने के लिए, उस असामान्य परिस्थिति से निपटने के लिए राष्ट्रीय आपात का प्रावधान संविधान में किया गया है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि अधिकतर पावर केंद्र के पास चला जाता है, अधिकतर शक्तियां केंद्र के पास चली जाती है और राज्य की शक्तियां कुछ न कुछ समाप्त हो जाती है। देखिए ऐसे तो हमारे यहाँ संघीय व्यवस्था है, लेकिन जब आपात की स्थिति आ जाती है तो एकात्मक में परिवर्तित हो जाती है। राज्य की बहुत सारी शक्तियां कम जाती है और अधिकतर शक्तियां केंद्र में निहित हो जाती है, क्योंकि उस असमान विकट परिस्थिति से निपटना होता है। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार के बहुत सारे अधिकार खत्म हो जाते हैं और केंद्र उस पर निर्णय लेता है और वो पूरे देश में मान्य होता है। ठीक है, तो देखिए 3 आपात है। पहला है राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपात का वर्णन अनुच्छेद 352 में है, और यह कब लागू होगा? तो राष्ट्रीय आपात वैसी परिस्थिति में लागू होगा जब देश पर बाह्य आक्रमण की आशंका हो या हो गया हो, तथा अंदर ही अंदर सैन्य विद्रोह की संभावना हो। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति शासन लागू होगा। अब इसमें भी कई कई कंडीशन है। तो देखिए जैसे ही राष्ट्रपति शासन लागू की घोषणा होती है तो उसे 1 माह के अंदर दोनों सदनों में अनुमोदित करना जरूरी है, उसको दोनों सदन में अनुमोदित करना जरूरी है। अच्छा, राष्ट्रीय आपात लगाने के लिए मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश जरूरी है, प्रधानमंत्री की नहीं। इंदिरा गांधी के समय में यही हुआ था, उन्होंने बिना मंत्रिमंडल से सलाह किए राष्ट्रपति के पास सिफारिश की और देश में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था। ठीक है, इसलिए उसको समाप्त किया गया संविधान संशोधन के द्वारा, और यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रीय आपात लागू होने के लिए मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश जरूरी है, प्रधानमंत्री की नहीं।
अच्छा, राष्ट्रीय आपात को 6 महीने के लागू किया जा सकता है और 6-6 माह कर करके इसको अनंत काल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। देखिए देश में 3 बार राष्ट्रीय आपात लगा, 1962, 1971 और 1975। 1962 और 71 बाह्य आक्रमण की स्थिति थी और 1975 देश के आंतरिक सैन्य विद्रोह का मामला था, इंदिरा गांधी का मामला था। ठीक है, अगला है राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन का वर्णन अनुच्छेद 356 में है। इसके तहत राज्य में जब विधि का शासन नहीं होता है, एक अस्थायी सरकार नहीं होती है, या फिर केंद्र द्वारा लागू किए गए कानून को राज्य सरकार अच्छा से अपने राज्य में लागू नहीं कर पाती है, तो राष्ट्रपति शासन उस राज्य में लागू किया जाता है। ठीक है, मान लीजिए राज्यों में चुनाव हुआ और किसी को बहुमत ना मिला, कोई सरकार ना बना पाई, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति शासन वहां लागू करते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति शासन लागू करने जब हो जाता है तो 2 माह के अंदर दोनों सदनों में इसका अनुमोदन करना पड़ता है कि फलां उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू है, वो वैधानिक है या अवैधानिक है। कितने दिनों में लगेगा? तो 6 महीना के लिए लगेगा और 6-6 महीना कर करके इसको 3 साल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा तो वहां की जो मुख्यमंत्री होंगे वे तो नहीं होंगे, तो उस राज्य की शासन व्यवस्था कैसे चलेगा? तो उस राज्य की शासन व्यवस्था राज्यपाल चलाएंगे या राज्य सचिव चलाएंगे। राज्य सचिव वो राज्यपाल के निर्देशन में ही चलाएंगे और राष्ट्रपति की उस पर निगरानी रहेगी और संसद जो होगा वो राज्य के लिए विधेयक और बजट बनाएगी। और अगला वित्तीय आपात जिसका वर्णन अनुच्छेद 360 में है। वित्तीय आपात में जब लगता है कि देश के साख और मौद्रिक स्थिति सही नहीं है तो वित्तीय आपात लागू किया जाता है 360 में। अभी तक देश में वित्तीय आपात नहीं लगा है, हालांकि 1991 में वित्तीय संकट की स्थिति आई थी, लेकिन वित्तीय आपात लागू नहीं किया गया था। अब देखिए राष्ट्रपति को वीटो की शक्तियां भी प्राप्त है। मुख्य रूप से 3 वीटो की शक्तियां हैं: अत्यांतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो और पॉकेट वीटो। तो देखिए अत्यांतिक वीटो क्या होता है? जैसा कि हमने पहले बताया कि राष्ट्रपति के पास दोनों सदनों से पास होने के बाद कोई विधेयक जाता है। पहले तो एक बात समझ लीजिए कि दोनों सदनों से विधेयक पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद ही वह कानून का रूप लेता है। तो मान लीजिए कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास गया और राष्ट्रपति उस विधेयक पर अपनी राय सुरक्षित रख लेते हैं, तो उसको बोलेंगे अत्यांतिक वीटो। ऐसा क्यों होगा? राष्ट्रपति वीटो का पावर क्यों लगाएगा? तो राष्ट्रपति वीटो का पावर इसलिए लगाएगा, राष्ट्रपति को लगेगा कि यह जो कानून है वह जल्दीबाजी में बनाया गया है, ठीक है, और यह विधि सम्मत नहीं है। ठीक है, तब वो क्या करेंगे? अपनी राय को अपने पास सुरक्षित रख लेंगे, तो समझा जाएगा कि राष्ट्रपति की इस पर अनुमति नहीं है और वह विधेयक एक तरह से निरस्त माना जाएगा। फिर है निलंबनकारी वीटो। अगर मान लीजिए कोई विधेयक को राष्ट्रपति पुनः विचार के लिए लौटा देते हैं और फिर वह विधेयक साधारण बहुमत से इस सदन द्वारा पारित हो जाता है, तो वो विधेयक पारित हो जाता है, तो वह निलंबनकारी वीटो है, क्योंकि विधेयक को लौटा दिया। और जब फिर साधारण बहुमत से पारित हो जाएगा तो वो राष्ट्रपति को पारित करना ही करना है। ठीक है, फिर देखिए ये जो निलंबनकारी वीटो है ये धन विधेयक के मामले में नहीं है। ठीक है ना, धन विधेयक के मामले में यह विधेयक नहीं है। धन विधेयक के मामले में यह निलंबनकारी वीटो नहीं है। धन विधेयक को राष्ट्रपति पारित कर सकते हैं या सिर्फ रोक सकते हैं। लेकिन पहले ही हमने बताया कि धन विधेयक चूंकि राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से पेश किया जाता है, इसलिए उस पर राष्ट्रपति की अनुमति होती ही है और उसको वो पारित करते ही। अगला है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो को राष्ट्रपति ना स्वीकृत करते हैं, ना असहमति देते हैं और न ही पुनर्विचार के लिए लौटाते हैं, जैसा एक डाक विधेयक के मामले में ज्ञानी जय सिंह ने किया था। बाद में अगले राष्ट्रपति आए तब उसे निरस्त कर दिया गया, निरस्त नहीं किया गया, उसे फिर विचार के लिए भेजा गया, जहां सदन ने ही उस विधेयक को निरस्त कर दिया था। एक नोट यहाँ पर दिया हुआ है कि संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति को कोई वीटो शक्ति प्राप्त नहीं है। संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति को कोई भी शक्तियां प्राप्त नहीं है। संविधान संशोधन 24/1971 के द्वारा
विधेयक पर राष्ट्रपति स्वीकृति देने के लिए बाध्य है। किस विधेयक पर? संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति स्वीकृति अपने देंगे ही देंगे। ठीक है, उसको न तो वो रोक सकते हैं और न ही पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। अब देखिए राष्ट्रपति का पद अवधि, तो राष्ट्रपति का अवधि 5 वर्ष के लिए होता है। एक व्यक्ति जब तक चाहे पद पर जब तक चाहे चुनाव लड़ सकता है, कई बार वो चुनाव लड़ता है, और उसका कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। इस 5 वर्ष के दौरान उपराष्ट्रपति को संबोधित करके वह अपना त्यागपत्र दे सकता है। ठीक है, अब देखिए त्यागपत्र किसको देगा? तो उपराष्ट्रपति को संबोधित करके, और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, और एक व्यक्ति कई बार चुनाव लड़ सकता है। अब देखिए राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग कहते हैं, जिसका वर्णन अनुच्छेद 61 में है। अनुच्छेद 61 में है कि राष्ट्रपति अगर विधि सम्मत कार्य न कर रहा होता है या संविधान का अतिक्रमण कर रहा होता है, तो ऐसी स्थिति में किसी भी सदन में, लोकसभा या राज्यसभा, किसी भी सदन में महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। इसके लिए जिस सदन में महाभियोग लाया जा रहा है उस सदन में 1/4 सदस्यों का उस पर सहमति होनी चाहिए, उस पर हस्ताक्षर होना चाहिए। इससे पूर्व कि उस व्यक्ति पर महाभियोग लाया जाए, उसको 14 दिन पूर्व उसे सूचित करना होता है कि हम आपके ऊपर महाभियोग ला रहे हैं। वो व्यक्ति चाहे तो 14 दिन पूर्व अपने पद से त्यागपत्र भी दे सकता है। ठीक है, अब देखिए महाभियोग की पूरी प्रक्रिया को समझिए। तो पहले महाभियोग जिस सदन में आया उस सदन के 1/4 सदस्य को उस पर हस्ताक्षर होना चाहिए। इसके बाद उस सदन में 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए महाभियोग। ठीक है, और जब एक सदन में 2/3 बहुमत से वो पारित हो गया तो दूसरे सदन में विचार के लिए जाएगा, और वहां भी 2/3 बहुमत से ये महाभियोग प्रक्रिया पूरी हो गई तो राष्ट्रपति को अपने पद से त्यागपत्र देना होगा। यहां पर सबसे समझने वाली बात या महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि महाभियोग की प्रक्रिया किस सदन में लाई जाती है? तो किसी भी सदन में, लोकसभा में और राज्यसभा में। एक और महत्वपूर्ण बात कि जिस प्रकार राष्ट्रपति के निर्वाचन में दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेशों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, किंतु महाभियोग की प्रक्रिया में सिर्फ और सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य नहीं, और दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार महाभियोग की प्रक्रिया पूरी होती है और राष्ट्रपति को अपने पद से त्यागपत्र देना होता है। अब देखिए पद रिक्तता, किस स्थिति में पद खाली होगा, पद रिक्त होगा? तो या तो राष्ट्रपति का उस कार्यकाल में मृत्यु हो जाए, या राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित करके त्यागपत्र दे दें, या महाभियोग उन पर लगाया जाए। हालांकि अभी तक किसी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में पद खाली हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में 6 माह के अंदर पुनः चुनाव करके उस पद को भरा जाता है, और ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्य को देख रहे होते हैं, या उपराष्ट्रपति ना हो तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश देखेंगे, और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी ना हो तो सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। और जब ये तीनों लोग राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे होते हैं तो उन्हें राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपया और भत्ते देय होता है। ठीक है, और 6 माह के अंदर उसका चुनाव कराया जाता है। जब तक अगले राष्ट्रपति का चुनाव ना हो तब तक जो राष्ट्रपति हैं वो अपने पद पर बने रहते हैं। ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति या कोई अन्य व्यक्ति उनका स्थान नहीं लेता है। इस प्रकार राष्ट्रपति का पार्ट 1 और ये पार्ट 2 दोनों वीडियो को देख लेने के बाद मुझे लगता है कि राष्ट्रपति आप लोगों को बहुत अच्छा तरह से समझ में आ गया होगा। इसके बाद भी आप इससे संबंधित पुस्तक को पढ़ सकते हैं, लूसी में पढ़ सकते हैं, या फिर एम लक्ष्मीकांत को पढ़ सकते हैं। ठीक है, आप इसको पढ़िए, नोट्स बनाइए, और अगर कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। और नेक्स्ट देखिए, मैं आप लोग को बता दूं कि कभी भी राष्ट्रपति और राज्यपाल को अलग नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रपति का जो भूमिका केंद्र में है वही राज्यपाल की भूमिका राज्य में है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को अलग नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, दोनों को मिलाकर के पढ़ना चाहिए।
तो जैसा कि पिछले वीडियो मैंने लोकसभा और राज्यसभा को एक दूसरे से रिलेट करके पढ़ाया है, उसी प्रकार अब मैं राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति पढ़ाऊंगा, उसके बाद राज्यपाल पढ़ाऊंगा, फिर राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को रिलेट करके पढ़ाऊंगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को एक साथ पढ़ाऊंगा। ये राष्ट्रपति और राज्यपाल तो अलग हो गया है, लेकिन दोनों वीडियो को आप एक साथ देखेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू। जाने से पहले मैं एक बार बोलना चाहूँगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और नीचे कोई परेशानी हो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।